This particular circuit is a series shear circuit. Series shear circuit. इसमें तुम्हारा what are these? This is capacitance and this is resistance. They are connected in series. Capacitance and resistance connected in series. तो इसमें I have explained most of the points, but something has remained. इसमें जैसे हम दोनों सीरीज में हैं, okay, both are in series. So since both are in series, okay, what will be same? Current is going to be same. Current cannot become different. Across both, current is going to be the same. So ये current है तो current भी same phase में होगा. यानी across both current is going to be the same phase. अगर हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे, अगर current is like this in a phasor diagram across the resistor के लिए, तो resistance भी उसी phase में रहेगा. VR also will be in the same phase. VR भी उसी phase में रहेगा. अगर current रहेगा तो VR also will be in the same phase. Similarly, अगर हम current को, we consider current like this, then VC, potential drop across capacitor, 90 degree lagging behind. इसीलिए हम जब दोनों को एक साथ इमेजिन करेंगे, we are considering current to be along x-axis. We are considering current to be along x-axis. Then VR is also going to be along x-axis. VC is going to be 90 degree lagging behind. Okay, and this is going to be the resultant EMF. This is going to be the resultant EMF V. Okay, so how much is this V is going to be? Square root of V R square plus V C square. जैसे हमें यहाँ पर मिला, देखो V R square plus V C square. What is VR? IR. What is VC? IXC. Okay. So यहाँ से फिर हमें करंट को जब हम बाहर निकाल के लेके आएंगे, हमें ये मिल जाएगा Z. Okay. V is equal to करंट, अगर हम बाहर करंट स्क्वायर बाहर निकल के आ जाएगा, अंदर रहेगा R square plus XC square. इससे हमें मिलेगा Z. Z is equal to V by I, which will become equal to square root of R square plus XC square. तो इसमें I want to repeat few points. यहाँ पर जैसे Z finally has become equal to square root of R square plus XC का मतलब है 1 by twice pi FC whole square. Okay, so हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से Z डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने से Z डिक्रीज होगा. ओके, सो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था अबाउट फेज एंगल, फेज डिफरेंस की बात कर रहा था. हु इज लैगिंग बिहाइंड? EMF इज लैगिंग बिहाइंड. अगर करंट का फेज में ओमेगा t बोलूंगा तो इसका फेज कितना हो जाएगा? ओमेगा t -5, क्योंकि ये पीछे है. So this particular circuit is not inductive. This particular circuit is capacitive circuit. मतलब कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस दोनों है, तो इसमें इंडक्टेंस है नहीं. तो कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करते हैं? करंट. और इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करते हैं? EMF. सो लैगिंग बिहाइंड. तो इसमें कॉस, एक तो है कॉस फाई को हम लिखते हैं R by Z. ओके, इस कॉस फाई का और एक नाम है जिसको हम कहते हैं पावर फैक्टर. या हम पावर में डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर. कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इसके ऊपर. पावर फैक्टर R डिवाइडेड बाय Z. Z का मतलब है R स्क्वायर प्लस XC का मतलब है 1 by twice pi FC होल स्क्वायर. यहाँ पर भी देखो, ओके, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होते हैं तो Z डिक्रीज होगा, अगर Z डिक्रीज होते हैं तो पावर फैक्टर इंक्रीज होगा. ओके, इस सिचुएशन को समझने के लिए हम tan phi को यूज करते हैं. tan phi फेज को समझाने के लिए. फेज कितना होता है? tan phi परपेंडिकुलर. यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? ये है VC है. परपेंडिकुलर क्या है? VC है. बेस क्या है? VR है. ओके, ये VC by VR. ओके, VC by VR. VC कितना होगा? XC. करंट कैंसिल कर दो. VR कितना होगा? R होगा. और XC कितना होता है? 1 by ओमेगा सी R. 1 by ओमेगा सी R. इसीलिए यहां पर देखो
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, tan phi 1 by ओमेगा, ओमेगा का मतलब ट्वाइस पाई एफ सी आर। और यहां पर अच्छी तरह से देखोगे, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ट्वाइस पाई एफ, ओके, एक्स इज इक्वल टू 1 by ओमेगा सी, राइट। सो यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे और सी को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये पार्टिकुलर क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी tan phi डिक्रीज होगा। tan phi डिक्रीज होने से tan phi डिक्रीज होने से phi डिक्रीज होना है, क्योंकि थीटा 0 tan 0 0 होते हैं और tan 90 इंफिनिटी होते हैं। इसीलिए फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस को अगर हम रिड्यूस करेंगे, जैसे किसी एक पार्टिकुलर सर्किट में कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी के साथ हम स्टडी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को जब हम बढ़ाते जाएंगे, ये पार्टिकुलर सर्किट में, कौन सा सर्किट, सी आर सर्किट, कौन सा सर्किट, सी आर सर्किट में फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी हम इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो tan phi डिक्रीज होगा। tan phi डिक्रीज होगा मतलब है फेज डिफरेंस बिटवीन, ओके, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, ये है phi, ओके, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ विल डिक्रीज। लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे tan phi इंक्रीज होगा, tan phi इंक्रीज होगा, इसका मतलब है tan phi इंक्रीज होगा, इसका मतलब है द फेज बिटवीन करंट एंड ईएमएफ विल आल्सो इंक्रीज। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, VC इज नथिंग बट IXC, ओके, I इज XC है 1 by ओमेगा C, 1 by ओमेगा C को हम लिखते हैं 1 by ट्वाइस बाय FC, इससे भी हम समझ सकते हैं, ओके। यहाँ पर VC परपेंडिकुलर है और tan थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर के ऊपर डिपेंड करेगा। परपेंडिकुलर जितना ज्यादा है tan थीटा उतना ज्यादा होगा, यानी थीटा उतना ज्यादा होगा। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो VC कम होगा, VC कम होगा मतलब परपेंडिकुलर कम होगा, यानी फेज डिफरेंस कम होगा। और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो ये पार्टिकुलर पार्ट इंक्रीज हो जाएगा, यानी VC इंक्रीज होगा। VC इंक्रीज होगा यानी ये tan phi, VC इंक्रीज होगा यानी परपेंडिकुलर बढ़ जाएगा, परपेंडिकुलर ज्यादा होने से ये एंगल भी ज्यादा हो जाएगा। परपेंडिकुलर ज्यादा हो गया, पहले परपेंडिकुलर कम था, एंगल कम था, अब परपेंडिकुलर ज्यादा हो गया तो एंगल भी ज्यादा हो गया, phi, ओके। तो फेज बिटवीन करंट एंड ईएमएफ विल इंक्रीज। ये थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं।